हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर। एग्जाम पेपर में प्लाज्मिड वेक्टर से रिलेटेड कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी, या कई बार 3.5 नंबर में भी पूछा जाता है। कई बार PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार इसका डायरेक्ट डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो कितना लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में प्लाज्मिड वेक्टर के रिगार्डेड क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से आपको और कितना लिखना है, कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्लाज्मिड वेक्टर। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त मिलने वाला सेल्फ रिप्लिकेटिंग करने वाला डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि इसमें इसके कैरेक्टर भी मेंशन किए गए हैं इसकी डेफिनेशन में। एक तो प्लाज्मिड मिलता कहां पर है, तो ये बैक्टीरियल सेल में मिलता है। दूसरे नंबर पे ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी करने वाला है, डबल स्ट्रैंडेड भी है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। यानी कि इतनी सी डेफिनेशन में इसके कई सारे कैरेक्टर भी मेंशन कर दिए गए हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 × 10⁶ डाल्टन से लेकर के 200 × 10⁶ डाल्टन तक होता है। ये या तो मुक्त रूप से मिलते हैं अथवा फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से समाकलित रहते हैं, यानी इससे इंटीग्रेट रहते हैं। कुछ विशेष कंडीशन को छोड़ करके इनका बैक्टीरियल सेल में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। यानी कि अगर मैं बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड वेक्टर को बाहर निकाल दूं तो भी बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव कर जाएगा। प्लाज्मिड में स्वयं के लिए रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति के लिए आनुवंशिक सूचना निहित रहती है। प्लाज्मिड वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमेशा आप लोग याद रखेंगे। एक तो ये बैक्टीरियल सेल में मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दूसरा ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, तीसरा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, चौथा ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में इसके बाद आप लोग लिखेंगे, इनमें एंटीबायोटिक्स, भारी धातुओं से रोध, नाइट्रोजन फिक्सेशन एवं प्रदूषकों के निम्नीकरण के जीन भी होते हैं। वैसे तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु निम्न 3 प्रकार के प्लाज्मिड का व्यापक रूप से अध्ययन एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट एफ प्लाज्मिड, जो कि कॉन्जुगेशन का कार्य करते हैं, अतः इन्हें कॉन्जुगेटिव या ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है आर प्लाज्मिड्स। इनमें बैक्टीरियल के लिए रोध के जीन होते हैं। नंबर थर्ड पर आता है कोल प्लाज्मिड्स, जिनमें कोडिंग कोल्सिन्स के लिए जीन होते हैं जो कि सेंसिटिव ई कोलाई कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड एकल रूप से अथवा फिर अनेक प्रतिलिपियों के रूप में मिलते हैं। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड रेप्लिकेट होकर के बैक्टीरियल सेल के साथ साथ सेपरेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसे स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के प्रत्येक रेप्लिकेशन के साथ एक से अधिक बार रेप्लिकेशन करते हैं। एक उपयुक्त प्लाज्मिड वेक्टर में निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि अगर आप लोग प्लाज्मिड वेक्टर का जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें से नंबर फर्स्ट, इनमें डीएनए की निम्नतम मात्रा होनी चाहिए। डीएनए की निम्नतम मात्रा का मतलब है कि हमारा जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसको आसानी से हम लोग यूज़ कर सकेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना भी उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा। साथ में अब अपना जो फॉरेन डीएनए है उसको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना छोटा प्लाज्मिड या उसमें डीएनए की जो मात्रा है जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा हम उसका आसानी से यूज़ कर सकेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, इनमें पहचान के लिए कम से कम 2 मार्कर होने चाहिए। राइट, 2 सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए जिससे कि हम पहचान सके कि कौन सा इसमें ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। राइट, तो एक अच्छे प्लाज्मिड के अंदर कम से कम 2 सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए।
राइट। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे, ये डायग्राम है PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर का। स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम है। अगर एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आपसे पूछा जाए डायग्राम के बारे में तो भी आप लोग इसको बना सकते हैं। साथ में आप लोग एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। ये सब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, यानी कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के किस रेस्ट्रिक्शन साइट को पेनिट्रेट या उसको कट कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नंबर 3 कैरेक्टर के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर की, तो इसमें रिलीज रेप्लिकेशन कंट्रोल होना चाहिए। इसे कोशिका में सुगमता पूर्वक पृथक किया जा सके, यानी प्लाज्मिड वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे हम सेल से आसानी से सेपरेट कर सकें। इनमें एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट भी आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर हम लोग इस कट प्रोड्यूस करके अपना फॉरेन DNA इंजेक्ट कर सकते हैं। ये बढ़ते स्टूडेंट नंबर 6 पॉइंट, किसी एक फॉरेन DNA मॉलिक्यूल को किसी साइट पर इंट्रोड्यूस करने पर इसका रेप्लिकेशन गुण बदलना नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉरेन DNA यहाँ से कट प्रोड्यूस करके आपने कोई फॉरेन DNA इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका जो रेप्लिकेशन का गुण है वो चेंज नहीं होना चाहिए उस कट की वजह से। रेस्ट्रिक्शन साइट किन्हीं 2 अपेक्षित मार्कर के बीच होनी चाहिए। अब आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, नेचुरल रूप से मिलने वाले प्लाज्मिड्स को इन विट्रो टेक्निक के द्वारा मॉडिफाइड करके, यानी इसको रूपांतरित करके उपयुक्त गुणों वाले प्लाज्मिड वेक्टर को तैयार किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर के क्या कैरेक्टर या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उस तरह की प्रॉपर्टी एक नेचुरल प्लाज्मिड में नहीं मिल पाती। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाइड करके, उसको रूपांतरित करके इन विट्रो टेक्निक के द्वारा हम लोग एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर, इसके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आपसे पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। BR जो है ये साइंटिस्ट के नेम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। P रिप्रेजेंट करता है इसमें प्लाज्मिड को, BR रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट के नेम, और 322 एक स्पेसिफिक नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। BR जो साइंटिस्ट नेम है वो बोलिवर और रिग्रिज है, राइट। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे PBR 322 एक पुनर्निर्मित प्लाज्मिड है। यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला प्लाज्मिड है, जिसमें 4362 बेस पेयर्स हैं। इसके समस्त बेसिस का जो सीक्वेंस है वो ज्ञात हो चुका है। इसे 3 प्लाज्मिड से बनाया जाता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट। यह प्लाज्मिड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड कोल इफस्ट के समान होता है। सेकंड पार्ट है इसका जीन कन्फेरिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। जीन एम्फिसिलिन प्लाज्मिड RI से तथा जीन टेट्रासाइक्लिन प्लाज्मिड R6.5 से उत्पन्न होता है। ये दोनों एंटीबायोटिक रोधी प्लाज्मिड के प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ग्रुप है और इस जीन्स का प्रयोग मार्कर के रूप में किया जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो है यूनिक रिकॉग्निशन साइट फॉर 20 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। इनमें कुछ साइट एम्फिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन मार्कर के बीच में स्थित होती हैं। यानी कि स्टूडेंट आपने सिंपली क्या देखा, हमने अलग अलग नेचुरल प्लाज्मिड्स के अंदर से कंटेंट को उठा करके हमने एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार किया, राइट। PBR 322 उसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। तो इस डायग्राम में आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्निर्मित प्लाज्मिड PBR 322 की स्ट्रक्चर है, जिसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कितने सारे रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद हैं, और इसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी मौजूद है। इनमें सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, राइट। अब चूंकि ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, इसको जो है मैन मेड द्वारा यानी कि ह्यूमन के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर है, पुनर्निर्मित। आगे बढ़ते स्टूडेंट, इसके और भी कैरेक्टर को आप लोग लिखेंगे। टेट्रासाइक्लिन तथा एम्फिसिलिन मार्कर के बीच रेस्ट्रिक्शन साइट की उपस्थिति से रिकॉम्बिनेंट PBR 322 वाली रूपांतरित कोशिकाओं का चयन सुगमता से, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म सेल है उसको आसानी से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट द्वारा DNA सेगमेंट के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने से इंसर्ट DNA यानी कि जो फॉरेन DNA मार्कर जीन एम्फिसिलिन में पहुंच करके उसे निष्क्रिय कर देता है।
एम्फिसिलिन की उपस्थिति में रिकॉम्बिनेंट PBR 322 युक्त बैक्टीरियल सेल में वृद्धि नहीं होती, किंतु टेट्रासाइक्लिन में ये सामान्य रूप से वृद्धि करती हैं। इसी प्रकार एंजाइम बाम H1 व साल्फस्ट का प्रयोग करने पर निवेशित यानी कि जो इंसर्ट डीएनए है मार्कर जीन टेट्रासाइक्लिन में पहुंच करके टेट्रासाइक्लिन जीन को निष्क्रिय कर देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट PBR 322 वाली रूपांतरित बैक्टीरियल सेल यानी कि जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल है वो एम्फिसिलिन पर मल्टीप्लिकेशन करती हैं, किंतु टेट्रासाइक्लिन पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करती। इस प्रक्रिया द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बैक्टीरियल सेल का जो सिलेक्शन है, जो चयन होता है, वो सुगमता से आसानी से किया जाता है। राइट, ये आप लोग सिंपली डायग्राम देख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से बैक्टीरियल सेल के सिलेक्शन यानी कि चयन में मार्कर जीन एम्फिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन की प्रमुख भूमिका, यानी कि कैसे टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन जो होती है वो हेल्प करती हैं। PBR 322 में एक निक बॉम्ब रीजन होता है, इसी के द्वारा प्लाज्मिड का एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरण होता है। यह प्रदेश मंकी सेल्स में क्रोमोसोम बाह्य डीएनए की रेप्लिकेशन क्षमता में विघ्न उत्पन्न करता है। PBR की जो डेरिवेशन है, जो उत्पत्ति है, वो P जो कि प्लाज्मिड को प्रदर्शित करता है, B जो है जैसा कि मैंने आपको बताया बोलिवर नामक वैज्ञानिक का नाम है, R जो कि रोडग्रिज वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है। इन दोनों वैज्ञानिक ने ही प्लाज्मिड को विकसित किया था। अब ये जो 322 है एक स्पेसिफिक नंबर है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर है जो कि उसी प्रयोगशाला में विकसित किए गए अन्य प्लाज्मिड जैसे फॉर एग्जांपल PBR 325, 27, 28 इन सब से अलग करती है। PBR 322 के उपयोगी लक्षण, इसके यूजफुल फीचर्स के बारे में डिस्कस करें तो इसका आकार छोटा होता है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका आकार छोटा होना चाहिए। तो PBR 322 का आकार छोटा है, 4.4 किलो बेस पेयर का होने के कारण इसका शुद्धिकरण एवं हेरफेर में आसानी से होता है। इसके बाद दो सेलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सरलता से चयन किया जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण न होने की स्थिति में लगभग 1000 से 3000 प्रतिलिपियां बनती हैं। PBR 327 प्लाज्मिड PBR 322 की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। ई कोलाई की प्रत्येक कोशिका में इसकी 30 से 40 प्रतिलिपियां होती है। यह एक एक्सप्रेशन प्लाज्मिड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नंबर सेकंड प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, जो कि है PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर। PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 का डेरिवेटिव है। यह काफ़ी छोटे आकार 2.7 किलो बेस पेयर का होता है। इसमें दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट एम्फिसिलिन रोधी जीन, नंबर सेकंड कोल ई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें ई कोलाई से डेरिवेटिव एक लेक-जेड जीन भी होता है। इसके लेक प्रदेश में विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट वाला पॉलीलिंकर सीक्वेंस होता है। इस रीजन में डीएनए इंसर्ट यानी जो निवेशित डीएनए होता है उसको क्लोन करने पर लेक जीन अक्रिय हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाली रूपांतरित बैक्टीरियल सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अभाव होता है तथा एक ही स्टेप में सामान्य बैक्टीरियल सेल में से सुगमता से इसका चयन हो सकता है, सिलेक्शन हो जाता है। PUC ने ई कोलाई के सबसे अधिक उपयोगी क्लोनिंग वेक्टर का स्थान ले लिया है। PUC सीरीज के अन्य वेक्टर जैसे PUC9, PUC12 या PUC13 आदि हैं। राइट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर थर्ड प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है PGM3Z। यह प्लाज्मिड वेक्टर PUC वेक्टर के समान होता है। इसका आकार भी लगभग समान होता है। इसमें भी वही प्रकार्यक नोड्यूल्स एम्फिसिलिन जीन, कोल ए फर्स्ट ऑरिजिन तथा लेक जेडेक्स सीक्वेंस होते हैं। चिकित्सीय एवं कृषि अध्ययनों में ई कोलाई के अतिरिक्त कुछ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्रयोग होता है। PKZ इसी श्रेणी का यानी इसी सीरीज का एक क्लोनिंग व्हीकल है। सीडोमोनास की कुछ जातियों में भी कई प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। इनमें से कुछ प्लाज्मिड डीएनए के छोटे सेगमेंट के लिए श्रेष्ठ वेक्टर होते हैं तथा इनका जो प्रयोग होता है वो cDNA लाइब्रेरी बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।